हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। बाकी सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था, इसीलिए वो सब अपने अपने रूम की तरफ निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अभी तक वांगशियान को ब्रेकफास्ट करवा रहा था। साथ ही वांगशियान वांगजी को विंग और शुयांग के रिश्ते के बारे में बता रहा था। शुयांग के पनिशमेंट से विंग कितना डरता है ये भी वांगशियान वांगजी को बहुत हंसते हुए बता रहा था। वहीं इन दोनों बाप बेटों की ये हंसी मजाक चल ही रही थी, पर इन्हें शायद ये अभी तक एहसास नहीं था कि किसी की इंटेंस नज़रें इन दोनों पर आकर रुक चुकी हैं। वो कोई और नहीं बल्कि विंग था, जिसे एक तरफ अपने अल्फा और बेटे को एक साथ देखकर खुशी भी हो रही थी, वहीं थोड़ा बुरा भी लग रहा था क्योंकि इन दोनों में वो जो शामिल नहीं था। खैर, वो इन दोनों बाप बेटे के इस ब्यूटीफुल मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सीधा ऑफिस के लिए निकल चुका था। वही शुयांग और शाओ शिनचैन जो ऊपर की तरफ खड़े थे, उन्होंने विंग की आंखों में वांगजी और वांगशियान के लिए वो खुशी देख ली थी, जिससे वो दोनों भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। अब सब ऑफिस निकल चुके थे। वही वांगजी ने वांगशियान को स्कूल ड्रॉप कर दिया था। वो आज खुद अपने बच्चे को छोड़ने गया था। साथ ही बाद में वो सीधा कॉरपोरेशन में आ चुका था, पर आज वो अपने खुद के ऑफिस में ना जाते हुए सीधा विंग का वो डार्क ऑफिस जिस फ्लोर पर था उस फ्लोर पर चला जाता है। विंग अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था। वांगजी बिना नॉक किए सीधा विंग के ऑफिस में एंटर करता है। विंग एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है, पर वो उसे टोटली इग्नोर करके फिर से अपने काम में लग जाता है। वांगजी विंग के पास जाता है और एक चेयर को खींचते हुए विंग के पास ही रख देता है और खुद उस चेयर पर बैठ जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक अनोइंग फेस बनाकर वो फिर से अपने काम में लग जाता है। पर वांगजी उसने तो आज फुल्ली डिसाइड कर लिया था कि वो विंग को थोड़ा परेशान तो ज़रूर करेगा, और उसके पास आज रीज़न भी था और सपोर्ट भी था। रीज़न ये था कि शुयांग ने सबको ये बताया था कि वांगजी को लैन कुरैन ने लैन इंडस्ट्रीज से निकाल दिया है, इसीलिए अभी फ़िलहाल वांगजी विंग के लिए टोटली बेरोजगार पर्सन था और वांगजी विंग के इसी भ्रम का फ़ायदा उठा रहा था। दूसरी बात, उसे शुयांग का सपोर्ट था जिससे खुद विंग डरता था, इसीलिए विंग वांगजी को कुछ भी नहीं कह रहा था। वांगजी ने विंग के पास बैठते हुए कहा, माय लिटिल ओमेगा, मेरे लिए कुछ वर्क है। वैसे भी मैं घर पे बोर हो जाऊंगा, इसीलिए मैं वांगशियान को स्कूल में ड्रॉप करके सीधा यहाँ आ गया अपने ओमेगा की हेल्प करने के लिए। तो बताओ क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। विंग जो ऑलरेडी वांगजी पर गुस्सा था, वो वांगजी की तरफ घूरते हुए देखता है और उसे रूड वॉइस में कहता है, तुम्हें यहाँ यांग गगन ने रखा है तो बेटर होगा तुम मेरी नहीं उनकी हेल्प कर दो। यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर वांगजी थोड़ा अपसेट फील करता है, पर वो खुद को चेयर अप करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये बात तो सही है, मुझे यांग गगन ने रखा है, पर क्या तुमने सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे सुना नहीं उन्होंने मुझसे क्या कहा? मुझे अपने ओमेगा और अपने बेटे का ख्याल रखना है। अब बेटा तो स्कूल में है, इसीलिए उसे फ़िलहाल मेरी ज़रूरत नहीं है। अब रही बात मेरे ओमेगा की, तो मेरा ओमेगा बहुत हार्ड वर्क कर रहा है ना, तो मैंने सोचा कि मैं उसे थोड़ी हेल्प कर दूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ हाजिर हो गया। इतना बोलकर वांगजी अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लाता है। विंग, जिसे दिल में वांगजी की इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देखकर खुशी हो रही थी, पर वो अपने फेस पर तो दिखाने से रहा। उसके फेस पर वही कोल्ड और रूड रिएक्शन थे। फिर भी विंग ये भी जानता था कि जब तक वो वांगजी को वर्क नहीं देता, वांगजी उसे अनॉय करना नहीं छोड़ेगा। इसीलिए विंग अपने साइड में देखता है जहाँ एक लैपटॉप रखा हुआ था। विंग उस लैपटॉप को उठा लेता है और उसे वांगजी की तरफ रख देता है। साथ ही वो एक फाइल को भी वांगजी को दे देता है और कहता है, इसमें से वर्क कर लो, इस फाइल को कंप्लीट करने का। वांगजी तुरंत ही विंग की तरफ देखता है और ड्रामेटिकली कहता है, यस बॉस। इतना बोलकर वांगजी थोड़ा साइड हो जाता है और विंग के ही साथ उसी के टेबल पर साइड को वर्क करने लगता है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। अब लंच टाइम हो चुका था।
वांग जी विंग के ऑफिस से पहले ही निकल चुका था क्योंकि उसे शुयांग के बोले गए झूठ को थोड़ा सच भी तो बनाना होगा ना, एटलीस्ट विंग के सामने तो भी। इसीलिए वांग जी सीधा वहाँ से लैन सिचैन और लैन कुरैन के ऑफिस में जाता है और उन्हें स्ट्रिक्टली ये समझा देता है कि आज किसी को भी वांग जी से बात नहीं करनी। वांग जी उन्हें रीज़न तो नहीं बताता, पर फिर भी उन दोनों के पास भी कोई रास्ता नहीं था सिवाय वांग जी के बात मानने की। इसीलिए वो वांग जी की बात मान जाते हैं। वांग जी विंग को बुलाने उसके ऑफिस में आता है। साथ ही शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग, म्याम्या और विंग वांग जी सब अब उस ऑफिस के कैंटीन एरिया में थे। वो सभी साथ ही एक ही टेबल पर बैठे हुए थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर कोई अपने अपने पार्टनर के साथ बैठा हुआ था। लंच आने के बाद वांग जी विंग को छोटे बच्चे की तरह खिला रहा था। अपनी प्लेट से उठाकर चीज़ें उसकी प्लेट में रख रहा था। विंग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो रहा था, पर सामने शुयांग था जिस वजह से वो वांग जी को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि शुयांग की नज़रें कंटिन्यू विंग पर थी। शुयांग ये जानता था कि विंग वांग जी की बात तो ऑब्वियसली इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसीलिए वो हर वक्त विंग पर नज़रें गड़ाए हुए था ताकि विंग उसी के डर से सही पर वांग जी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश तो भी करे। इससे वांग जी को भी चांस मिल जाएगा विंग को अपना सॉफ्ट साइड दिखाने का। वही विंग वो बस वांग जी को और उसकी सारी हरकतों को बियर कर रहा था। साथ ही वो अपना लंच भी कंप्लीट कर रहा था। ऑब्वियसली सुबह उसने गुस्से में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए अभी उसे भूख लगी थी। वो अच्छी तरीके से अपना खाना खाता है और वहाँ से उठ जाता है। अभी तक शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या उनका लंच बचा हुआ था। विंग उठ जाता है और शुयांग की तरफ देखते हुए पोलाइट वॉइस में कहता है, मुझे बाहर जाना है। मैंने आपको बताया था ना उस मीटिंग के बारे में, वो अभी 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है तो मुझे अभी निकलना होगा। शुयांग नोट करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन साथ में वांग जी को भी ले जाओ। ये सुनकर विंग बहुत गुस्से से शुयांग की तरफ देख रहा था। शुयांग ने बिना विंग के रिएक्शन की फिक्र किए वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, जाओ अपने ओबिंगा के साथ जाओ। विंग प्रोटेस्ट करने ही वाला था, तभी शुयांग ने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने सुना है वो लोग थोड़ा अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं होगा। विंग शुयांग की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, इससे पहले भी मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता मुझे किसी बॉडीगार्ड या ड्राइवर की ज़रूरत है। शुयांग गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, जितना मैंने कहा उतना करो। इतने बड़े अभी तुम हुए नहीं हो कि मुझसे सवाल या जवाब की एक्सपेक्टेशन कर सको। शांति से अपनी मीटिंग अटेंड करके आओ, साथ ही वांग जी भी तुम्हारे साथ ही आएगा। इतना बोलकर शुयांग वांग जी को इशारा कर देता है। वांग जी तुरंत नोट करता है और वो विंग की तरफ देखते हुए सॉफ्ट वॉइस में कहता है, चलो। विंग जो शुयांग की बात बिल्कुल भी काट नहीं सकता था, वो चुपचाप वांग जी के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसे गुस्सा तो आया था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वांग जी और विंग वो मीटिंग अटेंड करके वहाँ से सीधा वे मेंशन की तरफ निकलने लगते हैं। वांग जी जो ड्राइव कर रहा था वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, आइसक्रीम खाना पसंद करोगे माय ओमेगा? विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, वांग जी हर चीज़ की हद होती है, तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यांग गग को बीच में लाकर मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो, क्योंकि इससे हम दोनों का रिश्ता सुधरने नहीं वाला, और अगर वो सुधरा भी तो सिर्फ दुनिया के सामने होगा, या यूँ कहा जाए सिर्फ यांग गग के सामने होगा, ना कि अकेले में। जिस रिश्ते का बचने का कोई चांस ही नहीं है उसे बचाना बंद कर दो। ये रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है। मुझे तो इनफैक्ट ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब मुझसे चाहते क्या हो। मैंने तुम्हारा बेटा भी तुम्हें सौंप दिया था, पर अब तुम अपने बेटे को लेकर मेरे घर पे आ चुके हो और मेरे ही फैमिली मेम्बर्स को ब्लैकमेल कर रहे हो, और उनके थ्रू मुझे भी। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है। वो विंग की बातों से बहुत हर्ट हो चुका था, पर फिर भी वो विंग की तरफ देखता है और स्माइली फेस के साथ कहता है,
मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। इतना बोलकर वांग जी अपनी कार साइड में पार्क कर देता है और वो आइसक्रीम पार्लर की तरफ निकल जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था वो बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था। कुछ ही देर बाद वांग जी आइसक्रीम लेकर वापस आता है और विंग की तरफ बढ़ा देता है। उसमें विंग का फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी था। विंग वांग जी के हाथ से वो आइसक्रीम ले तो लेता है लेकिन तुरंत ही उसे कार से बाहर फेंक देता है। ये देखकर वांग जी हर्ट हो चुका था, फिर भी वो बैकअप रेडी रख के आया था। वांग जी तुरंत विंग के लिए अपने दूसरे हाथ से दूसरी आइसक्रीम निकालता है जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही थी। उसे विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, मैं जानता था तुम एक ज़रूर फेंकोगे, इसलिए मैं ऑलरेडी 2 लाया था। ये सुनकर विंग जो गुस्सा हो चुका था वो दूसरी भी फेंकने ही वाला था, तभी वांग जी ने पूरी कार लॉक कर दी थी जिससे विंग की साइड विंडो ओपन नहीं हो रही थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और स्माइल के साथ कहता है, अगर अब यह आइसक्रीम फिनिश नहीं हुई तो तुम्हारा सारा ड्रेस खराब हो जाएगा, साथ ही कार भी। तो अब सोच लो, खाना है तो खाओ वरना खुद को ही डर्टी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वांग जी कार ड्राइव करने लगता है और विंग जिसके पास कोई रास्ता नहीं था वो उस आइसक्रीम को खाने लगता है। वांग जी को विंग को खाते हुए देखकर बहुत खुशी फील हो रही थी। उसने विंग की तरफ एक नज़र देखा और बाद में रोड की तरफ फोकस करते हुए कहा, यह रिश्ता कभी टूटा ही नहीं क्योंकि तुम अभी भी मेरे दिल में हो। मैं जानता हूँ कि मैं भी तुम्हारे दिल में हूँ, बस मेरी गलतियों ने तुम्हें थोड़ा सा अपसेट कर लिया है, बट डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। विंग जिसके लिए वांग जी की ये सारी बातें बेफिजूल की थी, वो शांति से कार में बैठा रहता है। वो वांग जी के किसी भी बात का बाद में आंसर भी नहीं करता। थोड़ी ही देर बाद विंग और वांग जी दोनों भी वह मेंशन के बाहर थे। विंग बिना किसी रिएक्शन के कार से उतर जाता है और वो अंदर चला जाता है। वांग शियन को ऑलरेडी शुयांग और शाओ शिनचैन ने पिक कर लिया था और अब सभी विंग और वांग जी के आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। विंग और वांग जी आ भी चुके थे। विंग बिना किसी से बात किए सीधा रूम में निकल चुका था। वही वांग जी वही रुका हुआ था और विंग को रूम में जाते हुए देख रहा था। जैसे ही विंग ने रूम का डोर ऑफ किया था वैसे ही सबकी नज़र वांग जी पर आकर रुक चुकी थी। वांग जी सबके सवालों का वांग जी सबकी आंखों में जो सवाल था वो ऑलरेडी जानता था। वो एक डीप ब्रीथ लेता है और अपना हेड जस्ट नो में शेक करता है और वहाँ से निकल जाता है। म्याम म्या जो सबके साथ वही बैठी हुई थी वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मैं कुछ हेल्प कर दूँ इन सब की? अगर मैं विंग से कहूँगी तो हो सकता है विंग मान जाए। शुयांग डीप ब्रीथ लेता है और म्याम म्या की तरफ देखते हुए कहता है, कर लो कोशिश। म्याम म्या नोट करती है और वहाँ से विंग के रूम की तरफ निकल जाती है। विंग जो फ्रेश हो चुका था और अभी रूम में अपनी फाइल सेट कर रहा था, वो अपने डोर पर नॉक की आवाज़ सुनता है। विंग कमिंग कहकर फिर से अपने काम में लग जाता है। म्याम म्या अंदर आती है और वो विंग के बेड पर बैठ जाती है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहती है, बहुत तंग किया क्या उसने? विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और म्याम म्या की तरफ देखते हुए कहता है, उसने मुझे परेशान करके रखा है, दिन भर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और अब तो ग भी उसके साथ है। मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। म्याम म्या एक डीप ब्रेथ लेती है और विंग की तरफ देखते हुए कहती है, अगर वो तुम्हें अनॉय कर रहा है तो तुम भी तो उसे कर सकते हो ना। विंग म्याम म्या की तरफ कन्फ्यूजिंगली देखने लगता है। म्याम म्या विंग की तरफ स्माइली फेस से देखते हुए कहती है, देखो, अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो क्यों ना तुम भी उसे परेशान करो। हो सकता है वो तुमसे तंग आकर अपने आप ही तुम्हें छोड़कर भाग जाए। इससे तुम पर यांग गग नाराज़ भी नहीं होंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। विंग म्याम म्या की तरफ देखते हुए कहता है, और वो कैसे? म्याम म्या विंग से कहती है, यांग गग ने कहा है कि वो सर्वेंट है, तो सर्वेंट तो अपने ओनर का हर वर्क करता है ना, और तुम्हें तो फ्री फोकट का मिल रहा है, तो क्यों ना उसे यूज़ कर लो। विंग म्याम म्या की बात अच्छी तरीके से समझ चुका था। उसके फेस पर डेविल स्मिक आ चुकी थी। वो म्याम म्या की तरफ देखते हुए कहता है, यू आर द बेस्ट। म्याम म्या
विंग की तरफ देखते हुए कहती हैं, वो तो मैं हूँ। इतना बोलकर वो खुद पर ही प्राउड करने लगती हैं। विंग म्याम्या से अपनी नज़रें हटा लेता है और अपने दिमाग में प्लान्स बनाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही वो शाम निकल जाती है। अब सेकेंड डे फिर से वांग जी विंग को उठाने आ चुका था। विंग उठ जाता है और बाथरूम की तरफ निकल जाता है। वांग जी जो विंग के रूम में ही था, थोड़ी ही देर बाद विंग की बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनता है। विंग की आवाज़ सुनते ही वांग जी पैनिक हो चुका था और वो बाथरूम का डोर नॉक कर रहा था ताकि विंग डोर ओपन कर दे, पर विंग अंदर से डोर ओपन नहीं कर रहा था। साथ ही अब वांग जी को विंग का कोई रिएक्शन भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो पैनिक हो चुका था। उसे लगा कि विंग को कुछ हो गया और अंदर की सिचुएशन वो जानता नहीं था, इसलिए वो और भी ज़्यादा डर रहा था। वांग जी लगातार विंग के नाम से चिल्ला रहा था और उसे डोर ओपन करने के लिए कह रहा था। अचानक वांग जी जो बाथरूम का डोर ओपन करने की कोशिश ही कर रहा था, वो महसूस करता है कि डोर ओपन हो चुका है। वांग जी तुरंत डोर ओपन करता है और हड़बड़ी में अंदर कदम रखता ही है कि वो बहुत ज़ोर से स्लिप हो जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है। वही विंग जो अभी भी वैसे ही नाइट क्लोथ में वहाँ खड़ा था, वो हंसने लगता है। वांग जी जो समझ चुका था कि ये सब विंग खुद होके कर रहा है, वो विंग की तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है और उसे अपना हाथ बढ़ा देता है ताकि विंग वांग जी को उठा सके। वही दूसरी तरफ वांग जी थोड़ी ना विंग की हेल्प करने वाला था। विंग ने ही तो नीचे फ्लोर पर शैम्पू बिछाया था ताकि वांग जी स्लिप हो जाए। विंग हंसते हुए वांग जी के पास आता है और उसके साइड में बैठते हुए कहता है, मज़ा आया। वांग जी जिसे लगी तो बहुत ज़ोर से थी, फिर भी वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल रखते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तुम्हारे फेस पर यह स्माइल बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सॉरी, लग रही है। ये सुनते ही विंग की स्माइल तुरंत ड्रॉप हो जाती है और वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मैं? विंग वांग जी की तरफ देख ही रहा था, तभी वांग जी के रिएक्शन से विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, और क्या करना चाहोगे? इस बार अगर मेरी जान भी लो ना तो भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। विंग जिसे लगा था कि वांग जी उस पर गुस्सा करेगा और वो वांग जी की शिकायत फिर जाकर अपने यांग से करेगा और यांग वांग जी को यहाँ से निकाल देंगे, उसका ये पूरा प्लान तो फ्लॉप हो चुका था। इसलिए वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, जाओ यहाँ से, मुझे नहाना है। वांग जी बेचारा जैसे तैसे करके फ्लोर से उठता है और बाहर की तरफ चला जाता है। उसे लगी तो बहुत ज़ोर से थी, पर वो बताए किसे। खैर, अब ऐसे ही वक्त बीत रहा था। वांग जी विंग को परस्यू करने की कोशिश कर रहा था, वही विंग वांग जी की अच्छी खासी बैंड बजा रहा था। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसने सच में वांग जी को सर्वेंट बना के रखा था। वो हर काम के लिए वांग जी को अपने पीछे दौड़ाया करता था। शॉपिंग जाए तो बहुत सारी शॉपिंग करके बैग्स वांग जी के हाथ में दे देता था। वांग जी विंग के लिए ऑलराउंडर बन चुका था। उसका ड्राइवर कम बॉडीगार्ड कम सर्वेंट, शेफ, घर में मेड और ऑफिस में पीए बनकर वांग जी हमेशा विंग के पीछे पीछे घुमा करता था। इनफैक्ट अब विंग खुद वांग जी को अपने पीछे पीछे घुमाया करता था। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, पर फिर भी वांग जी चुपचाप विंग की सारी हरकतों को सह रहा था। म्याम्या ने विंग को जो आइडिया दिया था, विंग उस आइडिया पर वर्क कर रहा था। वो वांग जी को अनॉय करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जिसे विंग की ये सारी हरकतें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और वो विंग के साथ रहकर अनॉय तो नहीं पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वांग जी को विंग का काम करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। उसे लगता था कि विंग उसे अपना समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये आइडिया जानकर शुयांग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि शुयांग देख सकता था कि इसी बहाने, मतलब वांग जी को तंग करने के बहाने ही सही, पर विंग एटलीस्ट वांग जी को अपने साथ तो रखता है, उसके साथ वक्त तो बिताता है। विंग ने इस दौरान न जाने कितनी बार वांग जी को गिरा दिया था, उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था, पर फिर भी वांग जी चुपचाप वो सब कुछ सह रहा था।
कभी कभी तो वांगजी की हालत देखकर शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या को भी बुरा लगता था, पर विंग उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वांगजी की बहुत बुरी हालत करके रखता था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी इस दौरान बिल्कुल लैन कॉरपोरेशन को छोड़ चुका था। लैन कॉरपोरेशन को अब पूरी तरीके से लैन सिचैन और लैन कुरैन हैंडल कर रहे थे। लैन सिचैन और कुरैन को वांगजी ने यह स्ट्रिक्टली बता दिया था कि कोई भी विंग के सामने उससे बात नहीं करेगा। लैन कुरैन बहुत गुस्सा थे वांगजी से, इसीलिए वो तो ऐसे भी वांगजी से बात नहीं करना चाहते थे। वही लैन सिचैन हर बात पे अपने भाई का साथ दे रहे थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। करीबन 1 मंथ पास हो चुका था। इस 1 मंथ में वांगजी ने न सिर्फ विंग का पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रखा था, बल्कि वांगशियान का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा था। वो हमेशा वांगशियान के लिए भी डैड होने की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की कोशिश कर रहा था। अब विंग भी तो अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता था, इसीलिए विंग ने वांगशियान को बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था और वो भी वांगशियान के साथ अच्छा बिहेव करता था। वही शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या, इन चारों के साथ भी वांगजी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था और अब सोंगलैंग, शाओ शिनचैन और म्याम्या भी ये समझ चुके थे कि वांगजी सच में विंग से प्यार करता है और उसके एफर्ट्स 100% सच्चे हैं, इसीलिए वो भी वांगजी का साथ देते थे। वांगजी हमेशा विंग के आगे पीछे घूमता रहता था। वही विंग भी अब वांगजी के साथ होने से कंफर्टेबल फील करता था और वो भले ही वांगजी को तंग करने के बहाने पर हमेशा वांगजी को अपने आगे पीछे घुमाता रहता था। वांगजी के साथ तो विंग का रिश्ता थोड़ा बहुत सुधरने का नाम ले रहा था, पर बाकी किसी के साथ भी विंग अभी तक इतना कंफर्टेबल हुआ नहीं था। जियांग चैंग भी बहुत कोशिश करता था विंग के पास आने की, पर विंग उसे अपने पास आने के लिए अलाउ नहीं करता था। साथ ही निंग हुसैन भी विंग से फिर से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा था, पर इसमें वो भी सफल नहीं हो पा रहा था। बस वांगजी शुयांग की हेल्प की वजह से विंग के करीब आने में सफल हो पा रहा था। ऐसे ही इन दोनों की लाइफ खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ चल रही थी। आज वांगजी को इस मेंशन में आए हुए लगभग 1.5 महीना बीत चुका था। वांगजी को उसके गग का सुबह ही कॉल आया था ताकि वांगजी लैन मेंशन में आ सके, क्योंकि सिचैन को वांगजी से कुछ काम था। वांगजी ब्रेकफास्ट टेबल पर सबके साथ बैठा हुआ था। वांगजी शुयांग की तरफ देखता है और सॉफ्ट वॉइस में कहता है ग। शुयांग तुरंत वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है मुझे एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसीलिए मुझे बाहर जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? शुयांग विंग की तरफ देखता है जो वांगजी की तरफ कन्फ्यूजिंगली देख रहा था, क्योंकि इन 1.5 महीने में वांगजी कहीं भी विंग को छोड़ के नहीं गया था और अचानक आज वांगजी को ऐसा कौन सा काम आ गया कि वांगजी विंग को छोड़कर जा रहा है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कह सकता। या क्यों यूँ कहा जाए कि उसे सबको ये दिखाना नहीं है कि उसे वांगजी की फिक्र है, इसीलिए वो जस्ट अपने खाने पर फोकस करता है। वही शुयांग, जिसे वांगजी की सिचुएशन समझ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक बिजनेसमैन था और पूरे कॉरपोरेशंस को संभालता था, इसलिए वो जानता था कि वांगजी को ज़रूर कोई बिजनेस रिलेटेड वर्क होगा और वो घर ही जाएगा। इसीलिए शुयांग बहुत आसानी से वांगजी को जाने की परमिशन दे देता है। वही विंग शुयांग की तरफ घूर के देख रहा था, क्योंकि इससे पहले तो शुयांग ने इतनी आसानी से किसी को भी छोड़ा नहीं। वो 1000 रीज़न पूछता है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, कैसे आओगे, पर वांगजी से उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। इसलिए विंग मुंह बना रहा था, पर वो शुयांग से कुछ पूछ भी नहीं सकता था। इसीलिए वो हो सके उतने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए जस्ट अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। वही जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म होता है, वांगजी तुरंत ही अपने मैंशन की तरफ निकल जाता है। वही विंग को आज एक कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करने जाना था, इसीलिए वो भी शुयांग को बताकर कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था और आफ्टरनून हो चुकी थी। अचानक शुयांग, जो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, उसका
मोबाइल रिंग होने लगता है। शुयांग तुरंत ही कॉल पिक करता है और सामने से शुयांग जो सुनता है उसे सुनकर शुयांग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और शाओ शिनचैन की तरफ देखते हुए कहता है हमें निकलना होगा। इतना बोलकर वो तुरंत सॉन्गलैंग को भी कॉल करता है और उसे भी सब कुछ बता देता है। साथ ही वो वांगजी को भी कॉल करता है और वो सब तुरंत ही कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ चल रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हो चुका था, जिसके वजह से यहाँ सारे लोग हद से ज़्यादा पैनिक हो चुके थे। जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पता नहीं कैसे पर वो बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लेबर्स घायल हो चुके थे। और आज वहाँ विजिट के लिए विंग भी गया था और बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग के नीचे दब चुके थे। यही खबर शुयांग, शाओ शिनचैन, सॉन्गलैंग, म्याम्या और वांगजी को भी मिली थी। शुयांग, शाओ शिनचैन, म्याम्या और सॉन्गलैंग तो सीधा कॉरपोरेशन से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुके थे, पर वांगजी वो अभी तक पहुंचा नहीं था, क्योंकि वांगजी लैंड मेंशन में था और लैंड मेंशन से वो कंस्ट्रक्शन साइट बहुत दूर थी। वांगजी को जैसे ही ये पता चला था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। उसे फिर से विंग को खोने का वही डर लग रहा था जो उसे बहुत साल पहले महसूस हुआ था। अभी वांगजी किस हालत में ड्राइव कर रहा था वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसे कैसे भी करके बस विंग की तरफ पहुंचना था। उसे विंग को अपने पास लेना था, उसे अपने बाहों में छुपाना था। वांगजी लगातार खुद को कर्स कर रहा था, क्योंकि आज ही वो विंग के साथ नहीं था, क्योंकि वांगजी को ये पता ही नहीं था कि विंग आज कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने वाला है, वरना वो लैन सिचैन को मना कर देता। पर जो होना था वो तो हो चुका है। वांगजी को अपने विंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो जैसे तैसे करके उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। शुयांग, शाओ शिनचैन, सॉन्गलैंग और म्याम्या वो ऑलरेडी वहाँ के लेबर्स की हेल्प कर रहे थे, पर उन्हें भी अभी तक विंग का कोई भी पता नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ वांगजी भी पहुँच जाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वांगजी अपने कार को वैसे ही छोड़कर भागते हुए वहाँ आया था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो वहाँ आते ही विंग के नाम से चिल्लाने लगा था, पर वहाँ विंग नहीं था। साथ ही शुयांग, शाओ शिनचैन, म्याम्या और सॉन्गलैंग भी लेबर्स की हेल्प करने के लिए डिवाइड हो चुके थे, इसलिए किसी को भी ये पता नहीं था कि वांगजी वहाँ आ चुका है। वांगजी पागलों की तरह उस कोलैप्स बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है और विंग का नाम वो लगातार पुकार रहा था। वही इन चारों ने, मतलब सॉन्गलैंग, शाओ शिनचैन, शुयांग और म्याम्या ने बहुत सारे लेबर्स को बचा लिया था। साथ ही उनकी टीम भी थी, इसीलिए बहुत सारे लेबर्स सेफली बाहर निकल आ चुके थे। अभी तक किसी को भी किसी की मौत की खबर नहीं मिली थी, पर विंग किसी को भी अब तक नहीं मिला था। वो सब मिलकर विंग को ही ढूंढ रहे थे, पर विंग किसी को भी नहीं मिला था। वांगजी भी उस बिल्डिंग के आसपास विंग को ही ढूंढ रहा था, पर विंग की खबर अभी तक किसी को भी नहीं थी। बस सबको इतना पता चला था कि विंग बिल्डिंग के अंदर की तरफ गया था, पर बाहर निकलते हुए विंग को किसी ने भी नहीं देखा था। फाइनली सब थक हार कर एक जगह इकट्ठा होते हैं। लगभग सारे ही वर्कर बच चुके थे, पर सब बहुत डीपली इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए बहुतों को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। वही शुयांग, शाओ शिनचैन, म्याम्या, सॉन्गलैंग और वांगजी वो पांचों भी सिर्फ विंग को ढूंढने के लिए फिर से उस बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ विंग अब तक नहीं मिला था। लाख कोशिशों के बाद भी उन पांचों को भी विंग का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वो पांचों भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे विंग के लिए, क्योंकि विंग अगर बिल्डिंग के अंदर होगा तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग के नीचे धंस चुका होगा, और इतनी बड़ी बिल्डिंग के नीचे दबने के बाद शायद ही विंग बचा होगा। ये सोचते हुए भी उन पांचों की रूह तक कांप रही थी। उन पांचों की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो पांचों भी विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, उसे आवाज़ लगा रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। साथ ही उनके बहुत सारे गार्ड्स और बाकी लोग भी विंग को ढूंढ रहे थे। करीबन ऐसे ही 1 घंटा बीत चुका था। उन पांचों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, खासकर वांगजी की। उसका रो रो कर बुरा हाल था।
वो अभी बिल्कुल अपने होश में नहीं था। लगातार वो विंग के नाम से चिल्ला रहा था और उसे पुकार रहा था, साथ ही इधर उधर भाग रहा था। वो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर और वॉल्स जो ऑलरेडी टूट कर बिखर चुके हैं उन्हें हटाकर विंग को ढूंढ रहा था, पर विंग का पता किसी को भी नहीं मिल रहा था। करीबन और आधे घंटे ढूंढने के बाद भी जब विंग नहीं मिलता तब वो सब डिसाइड करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम को बुलाएंगे और विंग को सर्च करेंगे। इनफैक्ट शुयांग ने तो कॉल भी कर दिया था, पर वांगजी को तब तक कहाँ सब्र मिलने वाला था। वो विंग को ढूंढना बंद ही नहीं कर रहा था। साथ ही शुयांग और सॉन्गलैंग दोनों भी वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वांगजी विंग को ढूंढने के चक्कर में खुद को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लिया था। उसके दोनों हाथ इंजर्ड हो चुके थे, क्योंकि वांगजी लगातार पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था, और अगर वो पत्थर नहीं हट रहे थे तो वांगजी उन पत्थर पर अपना ही हाथ मार रहा था। वांगजी के दोनों हाथ खून से लथपथ हो चुके थे, पर वांगजी को फिलहाल अपनी कोई भी होश नहीं थी। उसे सिर्फ अपना विंग अपने पास चाहिए था। करीबन और आधे घंटे बाद अचानक जब वो चारों वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन पांचों के कानों में एक सॉफ्ट वॉइस आती है, ग। ये वॉइस सुनना था कि पांचों के पांचों पीछे की तरफ देखते हैं, जहां वांगजी देखता है कि विंग एक छोटी बच्ची को अपने बाहों में होल्ड किए बिल्डिंग के अंदर से ही बाहर की तरफ आ रहा था। वो पूरी तरीके से धूल और मिट्टी में सना हुआ था। उसका फेस भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। साथ ही वो बच्ची भी विंग के हाथ में थी, जो शायद किसी लेबर की बेटी थी। विंग उस बच्ची को धीरे से नीचे रखता है। वो बच्ची बिल्कुल सही सलामत थी और वो तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। पर जैसे ही वांगजी ने विंग को देखा था, वो भी बिल्कुल सही सलामत, उसने बिना किसी की भी फिक्र किए विंग की तरफ पागलों की तरह भागा था। इनफैक्ट उसने विंग को बहुत टाइटली अपनी आर्म्स में कैद कर लिया था और वो बहुत जोर से रो रहा था। शुयांग, शाओ शेनचैन, सॉन्गलैंग, म्या और विंग खुद भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि वांगजी ने विंग को बहुत टाइटली अपने आर्म्स में कैद करके रखा था और वो बहुत जोर से रो रहा था। विंग जो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उसे वांगजी का ये बर्ताव समझ में ही नहीं आ रहा था, या यूँ कहा जाए वो वांगजी का ये बर्ताव देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने पहले कभी भी वांगजी को इतनी बुरी तरीके से किसी के लिए रोते हुए नहीं देखा था। वांगजी ने अभी तक विंग को बहुत टाइटली हक करके रखा था और वो लगातार रोए जा रहा था। कुछ देर बाद वांगजी विंग से थोड़ा दूर होता है और अपने दोनों हाथों से, जिस पर ऑलरेडी इंजरी हो चुकी थी और खून बह रहा था, वही उन्हीं हाथों को विंग के फेस पर रखता है। वो विंग को अच्छी तरीके से देखने लगता है कि कहीं उसे कोई इंजरी तो नहीं हुई, कहीं वो बहुत ज़्यादा डीपली इंजर्ड तो नहीं है। पर वही दूसरी तरफ विंग जो वांगजी के हाथों को देख रहा था, क्योंकि विंग तो बिल्कुल इंजर्ड नहीं था, क्योंकि जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी तो लकीली विंग बिल्डिंग के बैक साइड पे था और उसके ऊपर एक दीवार गिरी थी, जिस वजह से विंग बस उस दीवार की नीचे वाली साइड पे था, पर एक पोल से वो दीवार लग चुकी थी और जिस वजह से विंग को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। वो सेफली उस छोटी सी जगह पर खुद को एडजस्ट कर चुका था। विंग जैसे तैसे करके वहाँ से निकला था, पर उसे एक रोने की वॉइस आई थी, जो एक छोटे बच्चे की थी। विंग ने इधर उधर ढूंढा, तब उसे एक छोटा सा बच्चा मिला, जो एक पत्थर के नीचे छोटे से कॉर्नर में डर कर बैठा हुआ था और बहुत ज़ोर से रो रहा था। विंग अभी तक उसी बच्चे को बाहर निकाल रहा था, इसीलिए वो बिल्डिंग के सामने वाले पार्ट में आया नहीं, और यही रीज़न था कि उस पर किसी की नज़र गिरी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर के साइड को एक बच्चे को बचा रहा था। जैसे ही विंग ने जैसे तैसे करके उस बच्चे को बाहर निकाला, वो तुरंत ही बिल्डिंग के फ्रंट साइड पे आ चुका था, जहां उसने इन सब लोगों को देखा और खासकर वो वांगजी का रिएक्शन देखकर टोटली शॉक हो चुका था। वांगजी, जिसने जब देखा कि विंग बिल्कुल सही सलामत है, वो अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था, पर उसके अंदर जो डर था वो डर ट्रिगर कर चुका था और वांगजी उस डर को ओवरकम करने में नाकाम था। इसीलिए
वो अभी भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने जब देखा कि विंग सही सलामत है, वो वैसे ही विंग को लग के ही नीचे अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने विंग के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को टाइटली रैप कर लिया और उसने विंग को वैसे ही हग कर लिया। वो अभी भी रो रहा था। विंग, जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी इतना ज़्यादा आज रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वांगजी एक ऐसा पर्सन है जो अपने हर इमोशन को अपने कोल्ड फेस के पीछे छुपा लेता है, वो आज इतना ज़्यादा रो रहा है। फिर भी विंग समझ सकता था कि वांगजी उसके लिए शायद हद से ज़्यादा पैनिक हो चुका है और अभी विंग को ही वांगजी को संभालना था, इसीलिए विंग भी सब कुछ भूल चुका था। वो नाराज़गी, नफरत, किया गया जो कुछ भी था, मतलब वांगजी ने उसके साथ जो भी किया था, वो सब कुछ भूलकर विंग भी अभी वांगजी की हालत देखकर परेशान हो चुका था। खासकर विंग ने जब देखा था कि वांगजी के हाथ इंजर्ड है, वो भी वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुका था। वांगजी जो अभी भी रो रहा था, विंग ने वांगजी के हाथों को अपने वेस्ट के अराउंड हटाने की कोशिश की, क्योंकि वांगजी ने बहुत टाइटली विंग को पकड़ के रखा था। विंग ने जैसे तैसे करके वांगजी के हाथों को हटाया और वो भी अपने नीज के बल नीचे वांगजी के सामने बैठ गया। उसने वांगजी के फेस पर अपना हाथ रखा और वो वांगजी से कुछ कह पाता इससे पहले वांगजी ने फिर से उसे बहुत टाइटली अपनी तरफ खींच लिया और उसे टाइटली हग कर लिया। वो बस रो ही जा रहा था। विंग ने अब वांगजी को कुछ भी कहना सही नहीं समझा और वो भी वांगजी की बाहों में समा गया, क्योंकि ऑब्वियसली विंग भी डर चुका था। मतलब ये सब हादसा होने के बाद विंग भी बिल्डिंग के अंदर थोड़ा पैनिक फील कर रहा था। कितना भी स्ट्रांग हो इंसान, पर कुछ हादसे इंसान को डरा तो देते थे और विंग ऐसे ही डर रहा था। इसीलिए उसे भी अब वांगजी के हाथों में, या यूँ कहा जाए बाहों में, सुकून मिल रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हग कर लिया था और वांगजी की यह हालत देखकर अनकॉन्शियसली ही विंग भी अपने आंखों से आंसू बहा रहा था, जिसका उसे अभी तक रियलाइजेशन भी नहीं था। विंग भी अपनी आईज टाइटली बंद कर चुका था और उसने भी वांगजी को बैक हग किया था, वो भी बहुत टाइटली। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.